Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we'll be discussing about budget deficit. But before we start the video, all those who haven't subscribed the channel, please subscribe it, and if you like the videos, do hit the like button. Like तो free में करना है ना, so do like it. Okay. So budget deficit को start करने से पहले I have told you in my previous video types of budget. We have three types of budget: balanced budget, budget surplus और surplus budget, एंड देन बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट बोलो या डेफिसिट बजट बोलो, एक ही बात है. सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं. डे 14 में है वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है सो इससे पहले समझो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बजट डेफिसिट. ठीक है. सो बाकी दो टाइप्स जो बजट हैं उनके कोई सब पार्ट्स नहीं है, बट बजट डेफिसिट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वो 3 टाइप के बजट डेफिसिट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, second is your fiscal, and lastly we have primary deficit. ठीक है. today we'll discuss revenue and fiscal, and बाद की वीडियो में we'll talk about primary deficit. okay, now what is, सबसे पहले समझो budget deficit. whenever this word deficit comes, that means कोई ना कोई लॉस की बात हो रही है, कोई ना कोई कमी की बात हो रही है. सो अगर हम बजट डेफिसिट को समझे, डेफिसिट मीन्स कोई ना कोई लॉस हो रहा है, कमी हो रही है. दैट मीन्स हो क्या रहा होगा? एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा होगा रिसीट से, है ना. जो भी रिसीविंग्स हैं, यहाँ हम बजट की बात कर रहे हैं, सो जो भी रिसीविंग्स है गवर्नमेंट की, दैट इज लेस देन द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इज डूइंग. डेफिसिट है किसका? बजट का. सो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर बजट रिसीट्स. इसी से ही आपका बजट रिसीट्स का, बजट डेफिसिट का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है. budget deficit is equal to what? budget expenditure minus budget receipts. so you don't have to memorize it, just derive it कि expenditure ज़्यादा है receiving से, that means budget expenditure excess होगा, उससे हमें अपना बजट रिसीविंग्स को माइनस करना है, बजट रिसीव्स को माइनस करना है. नाउ दिस बजट डेफिसिट्स 3 और डेफिसिट्स में डिवाइड हो गया. नो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट्स? फिर से आ गया डेफिसिट. दैट मीन्स सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट को देखो. एक्सपेंडिचर हो रहा होगा ज़्यादा, किससे? रिसीट से. बट यहाँ पे डेफिसिट है किसका? रेवेन्यू का. आपको ये भी समझना है, जो हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर कौन सा है? वेदर इट इज टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफिसिट है रेवेन्यू का, सो एक्सपेंडिचर भी कौन सा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स. इसी से हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, विच इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. ये तो हमने इसका फॉर्मूला समझ लिया. नाउ अंडरस्टैंड दिस रेवेन्यू डेफिसिट इन डिटेल. अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करो, सो हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? वो सारे के सारे रिसिप्ट्स जो ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को गिराती है और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है. यही तो हमने पढ़ा था ना. सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से रिसिप्ट्स होंगी? टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. दैट मीन्स वो सारी की सारी रिसीविंग्स या रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिल रही है थ्रू टैक्स या फिर नॉन टैक्स सोर्सेज से, वो सारी की सारी क्या? रेवेन्यू रिसीट्स. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या पड़ा था? वो सारे एक्सपेंडिचर जो ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं और ना ही एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं, वही क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन कौन से थे? सैलरीज थी, पेंशन थे, स्कॉलरशिप थी, इंटरेस्ट पेमेंट्स थे, डिफेंस परचेज थे, सारी चीज़ें करी थी. दैट मीन्स इन सब पे खर्चा गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है इन कंपैरिजन टू द रिसीविंग्स दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. सपोज करो दैट यू हैव एक्सपेंडेड 2000 रुपीज़. आपने 2000 रुपये का खर्चा किया, राइट. अब जो आपने ये एक्सपेंडिचर करा है, ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं अभी हम? रेवेन्यू. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स ऑल योर रेगुलर और नॉर्मल एक्सपेंडिचर. मीन्स जो हमें नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए जो भी खर्चा चाहिए होता है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो सपोज 2000 रुपीज़ आपने खर्च करे अपने नॉर्मल
चीज़ों के लिए, आपने कोई फूड खरीद लिया या कोई वेजिटेबल्स खरीद ली, पेट्रोल डला लिया, नॉर्मल फंक्शनिंग करी घर की, उसमें आपका 2000 रुपीज़ खर्च हो गए। अब इस 2000 को आपने फिनेंस करा कैसे? सपोज 2000 का खर्चा तो कर लिया, लेकिन आपकी जो इनकम है, जो आप अर्न करते हो, दैट इज ओनली ₹1000। अर्न कितना करते हो आप? 1000 रुपीज़। खर्चा कर कितना लिया? 2000 का। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये एक्स्ट्रा 1000 रुपये बचे, ये कहाँ से लाओगे? कहीं ना कहीं से तो लाए होंगे ना, तभी तो इतना एक्सपेंडिचर करा है। सो क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? या तो आपने किसी से बोरो किया होगा, राइट, या आपने किसी को अगर उधार दिया होगा, अपने दोस्त को ही किसी को उधार दिया होगा और आपने उसे बोला कि यार मेरे पैसे वापस कर दे बिकॉज अब मुझे घर के लिए चीज़ें लेनी है। सो हो सकता है जिसको आपने पैसे दिए थे उसने वापस कर दिए, दैट मीन्स रिकवरी ऑफ लोन। या फिर एक केस क्या हो सकता है कि आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसे बेच दी, दैट मीन्स किसके तरह काम कर रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट। सो अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब से भी तो आप एक तरीके से इनकम क्रिएट कर सकते हो ना। सो यहाँ से जो ये रिमेनिंग 1000 रुपीज़ थे, वो यहाँ से ये वाले 1000 रुपीज़ यू आर गेटिंग दिस फ्रॉम योर इनकम, एंड ये वाले 1000 रुपीज़ आपने इन चीज़ों से कलेक्ट कर लिए। अब मुझे बताओ, जो ये सारी चीज़ें किसकी तरह वर्क कर रही है? कैपिटल रिसीट्स की तरह, है ना। कैपिटल रिसीट्स मीन्स कि जो आपने बोरो किया होगा वो आपको वापस देना है, तो आपकी क्या क्रिएट हो गई? लायबिलिटी। अगर आपने किसी से लोन दिया था और उसने वापस कर दिया है, सो आपके एसेट्स सब रिड्यूस हो गए। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स आपके पास जो कोई भी एसेट था, अवेलेबल था, वो सेल करके आपने पैसा लिया, दैट मीन्स फिर से यहाँ पे एसेट्स क्रिएट हो गए। दैट मीन्स सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो या तो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं या एसेट डिक्रीज करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि ये सारी इनकम आपको कैपिटल, ये सारी चीज़ें करके मिली है। सो कैपिटल रिसीट्स इसकी तरह वर्क कर रहा है, और इनकम आपकी किसकी तरह वर्क कर रही है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स की तरह, है ना। सो हमने देखा कि जो हमारे ये नॉर्मल खर्चे थे, ये भी हम नहीं उठा पा रहे थे। एक तो हमें रेवेन्यू रिसीट से मिला, प्लस हमने कहीं ना कहीं और सोर्स लगाया। सेम यही केस होता है गवर्नमेंट के साथ भी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने। दैट मीन्स ये तो थी आपकी एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2000, लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स सिर्फ कितनी है? 1000। नाउ इन ऑर्डर टू फिनेंस द रिमेनिंग अमाउंट, आप कहाँ पे रिलाई कर गए? अब कहाँ पे रिलाई कर गए? अपने कैपिटल रिसीट्स पे। दैट मीन्स गवर्नमेंट को या तो बोरो करना पड़ेगा, या डिसइन्वेस्टमेंट पे जाना पड़ेगा, या जिसको लोन दिया उसे रिकवर करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू मीट दिस डेफिसिट, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिट्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसके पढ़ते हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस मीन्स व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर इनके क्या इम्पैक्ट हो गए? सबसे पहला इम्पैक्ट देखो क्या है, सब जो हम समझ पाए, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज बजट। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट के नॉर्मल खर्चे थे, वो भी गवर्नमेंट अब फुलफिल नहीं कर पा रही है। अपने प्रपोज बजट में जो उसने सोचा था, उतना भी वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। सो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम किस पे, या गवर्नमेंट किस पे रिलाई करेगी अब? कैपिटल रिसीट्स में। अब सेकंड वाला देखो, मोर रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स मोर कैपिटल रिसीट्स। जितना ज़्यादा ये गैप होगा, अभी तो गैप सिर्फ 1000 का था, सो वो 1000 हमने यहाँ से फिनेंस करा, लेकिन सपोज अगर ये 3000 हो जाता, तो गैप कितने का हो जाता? 2000, क्योंकि इनकम सिर्फ कितनी है मेरी? 1000। दैट मीन्स जो मेरे को 2000 का एक्सपेंडिचर बेयर करना है, ये अब मैं किन से करूंगी? अपने कैपिटल रिसीट से करूंगी। दैट मीन्स जितना ज़्यादा रेवेन्यू डिफिसिट होगा, जितना ज़्यादा गैप आएगा, उतना ज़्यादा ही कैपिटल रिसीट्स पे हम डिपेंड करेंगे। अब इससे क्या होगा? अगर हम जितना ज़्यादा कैपिटल रिसीट पे डिपेंड करेंगे, दैट मीन्स या तो हम बोरो करेंगे, या हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी चीज़ों का गवर्नमेंट करेगी, या फिर अगर कोई लोन्स दिए हैं तो वो रिकवर करके मिल जाएगा। लेकिन मेन यही दो क्यों समझने? क्योंकि समझो, जितना ज़्यादा हम बोरोइंग्स करेंगे, दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी पे बर्डन पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट का, पड़ेगा ना, उतना ही ज़्यादा हमको बाद में फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? यहाँ पे तो लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी ना,
हमारी लायबिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। व्हाट अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट? अगर सरकार अपनी डिसइन्वेस्ट मतलब अपने जितने भी शेयर्स हैं या जो भी एसेट्स हैं उन्हें सेल आउट कर करके एक्सपेंडिचर करती रहेगी, सो एसेट्स क्या हो जाएंगे? फॉल डाउन। अब इन दोनों ही सिचुएशन गलत है, क्योंकि एसेट्स का भी गिरना गलत है और लायबिलिटीज़ का ज़्यादा क्रिएट होना भी गड़बड़ है, क्योंकि ज़्यादा बर्डन इकोनॉमी पे दे देगा। अब देखो तीसरा इम्पैक्ट क्या होगा? बोथ बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। बिल्कुल करेंगे, जितनी ज़्यादा बोरोइंग करोगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज़ होगा, और जैसे ही पैसा इन्फ्यूज़ होगा, डिसइन्वेस्टमेंट करके भी तो पैसा ही मिल रहा है ना, वो भी गवर्नमेंट कहाँ लगा रही है? इकोनॉमी में ही लगा रही है। सो जितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में आएगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, एंड इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस का इंक्रीज होना, महंगाई का बढ़ना। सो आपने देखे रेवेन्यू डेफिसिट के इम्पैक्ट्स कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। और लास्टली एक और चीज़ शो कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है इज़ डिससेविंग। डिससेविंग क्यों हो रही है? क्योंकि सेविंग्स निकलती कैसे? सेविंग्स मीन्स जो इनकम थी, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी उससे कम है कंजम्पशन। कंजम्पशन की जगह हम क्या ले लेंगे? एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स जितनी गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी उससे कम है एक्सपेंडिचर, और जो कुछ भी बच रहा है वो अब हम सेव कर सकते हैं, या गवर्नमेंट इस अमाउंट को फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है। हो क्या रहा है? एक्सपेंडिचर तो हो गया ज़्यादा, मतलब एक्सपेंडिचर तो हो गया ज़्यादा और गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो गई कम, तो सेविंग्स आएगी कहाँ से? ये तो नेगेटिव में चलेगी आपकी सेविंग्स। दैट मीन्स सेविंग्स कुछ नहीं हो रही है, इनफैक्ट डिस सेविंग हो रही है गवर्नमेंट की। उनके पास कोई फंड्स बच ही नहीं रहे हैं, इनफैक्ट बोरो करना पड़ रहा है कहीं बाहर से। सो ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू डेफिसिट के इम्पैक्ट्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं फिस्कल डेफिसिट। ओके, नाउ वी हैव फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? ये फिर से आ गया डेफिसिट। दैट मीन्स कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा या वैल्यू में कमी आ रही होगी। वो लॉस कैसे आ रहा है? आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है ज़्यादा, किससे? रिसिप्ट से। लेकिन अभी डेफिसिट है किसका? फिस्कल का। सो फिस्कल डेफिसिट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर टोटल रिसीट्स। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब देखो, अब जितने हमने इस गवर्नमेंट बजट में चैप्टर्स पढ़े ना, यहाँ पे फिर से लगाओ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर किसे मिलके बना था? कितने टाइप के एक्सपेंडिचर्स हमने पढ़े थे? दो ही टाइप के तो एक्सपेंडिचर पढ़े, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल, राइट? सो इन दोनों को क्लब करके वी गेट टोटल एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट अबाउट टोटल रिसीट्स? टोटल रिसीट्स भी फिर दो ही होंगी, एक है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स एंड नेक्स्ट यू हैव योर कैपिटल रिसीट्स। इन दोनों को क्लब करके टोटल रिसीट्स बन गई। लेकिन इसमें एक चीज़ है, कैपिटल रिसीट्स किन किन तीन चीज़ों को मिलकर बनी थी? बोरोइंग्स को, रिकवरी ऑफ लोन्स को एंड डिसइन्वेस्टमेंट को हमने पढ़ा। लेकिन इसमें से हमें क्या करना है? बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है। वी डोंट हैव टू टेक बोरोइंग्स। अब वो क्यों नहीं लेनी है, क्यों एक्सक्लूड करनी है, वो भी हम समझेंगे। बट पहले आप इतना समझो कि जब हम दोनों एक्सपेंडिचर्स को क्लब करेंगे वी गेट टोटल एक्सपेंडिचर विच इज ग्रेटर देन योर टोटल रिसीट्स, जिसमें आपके रेवेन्यू रिसीट्स हैं और कैपिटल रिसीट्स है एक्सक्लूडिंग योर बोरोइंग। ठीक है, ये चीज़ें तो समझिए। अब हम ये समझते हैं कि हमने ये बोरोइंग को एक्सक्लूड करा क्यों। उसको समझने के लिए एक ये न्यूमेरिकल कर लो पहले। देखो न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल है नहीं बेसिकली, बट फिर भी समझो। देखो आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। यू हैव टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम द गिवन डेटा। क्या दे रखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, रेवेन्यू रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग। तो सबसे पहले एफडी निकालने के लिए हम एफडी का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? एफडी का फॉर्मूला हमें यहाँ से डिराइव हुआ तो है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आर टोटल रिसीविंग्स एंड वी डोंट हैव टू टेक बोरोइंग्स। बोरोइंग को नहीं लेना, तो अब इसके जगह पे वैल्यूज रख दो। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस योर कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों दे रखे, 1000 प्लस 700। तो यहाँ पे लिख दो 1000 प्लस 700 माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स कैसे बनी है? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। सो रेवेन्यू रिसीट्स दे रखी है, कितनी है? 500। कैपिटल रिसीट्स यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रखी, बट कैपिटल रिसीट्स बनती किससे? डिसइन्वेस्टमेंट से, रिकवरी ऑफ लोन से
और बोरोइंग से, दैट मीन्स इन तीनों को क्लब कर दूंगी तो कैपिटल रिसीट्स आ जाएंगी, बट मेरे को बोरोइंग्स नहीं लेनी है, याद रखना। सो ये नहीं लेना है, बाकी को ऐड कर दो। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? रेवेन्यू रिसीट्स इज 500 प्लस डिसइन्वेस्टमेंट इज 300 एंड योर रिकवरी ऑफ लोन्स इज 400 और बोरोइंग्स को हम नहीं लेंगे। समझ आया? अब इसे सॉल्व करो। देखो कितना आया, 1000 प्लस 700 1700, दिस इज 800 प्लस 4 1200, दैट मीन्स दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 500। ये सारी वैल्यूज करोड़ में चल रही है, ऊपर लिखा है, सो 500 करोड़। दैट मीन्स मेरा एफडी जो मेरे को कैलकुलेट करना था ये कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना आया, 500 करोड़ का। दैट मीन्स जितनी मेरी एक्सपेंडिचर के लिए मुझे खर्चा चाहिए था, मेरे को रेवेन्यू से इतना कम मिला है, यही तो डेफिसिट अमाउंट आई है 500। अब इसको समझो कि हम ये बोरोइंग्स क्यों नहीं एक्सक्लूड करते और हमने ये न्यूमेरिकल कराई क्यों। सबसे पहले फिर से समझो, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 1700। ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा है ये जो आपको करना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये टोटल खर्चा कैसे कैसे करेगी? सबसे पहले वो देखेगी कि मेरे पास कितना पैसा, मेरे पास मीन्स गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है। सो गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा कौन सा होगा, जो उसको टैक्सेस से आ रहा होगा या नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ रहा होगा। और टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। सो सबसे पहले वो कोशिश करेगा कि मेरे को मेरे अपने इनकम, अपने रेवेन्यू से ही अगर मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा हो तो सबसे बेस्ट है, मेरे को कैपिटल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल की सारी चीज़ें गंदी हैं। बोरोइंग्स है, खर्चा होगा, डिसइन्वेस्टमेंट है, अपनी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, या फिर दूसरे को जो मैंने पैसा दिया है वो मुझे वापस लेना पड़ेगा, और वो भी मेरी एसेट्स को क्या करेगा, गिराएगा। सो सबसे पहले गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैं रेवेन्यू रिसीट्स में से देखूँ। तो रेवेन्यू रिसीट्स मेरे कितने हैं, 500, सिर्फ 500 है, माइनस कर दो 500, कितना आया, 1200 आया। दैट मीन्स जो 500 थे ये गवर्नमेंट को मिले हैं उसके टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से। तो क्या ये इनफ है, नहीं, क्योंकि वो करने के बाद अभी भी गवर्नमेंट को ये 1200 खर्चा कर चुकी है गवर्नमेंट 1700 का। सो ये 1200 आए कहाँ से होंगे, अब 1200 कहाँ से आए, 300 रुपये की क्या करी है, डिसइन्वेस्टमेंट। अपनी जो गवर्नमेंट की कोई एसेट थी या किसी कंपनी में शेयर्स थी, किसी पीएसयू में जो शेयर थी वो बेच दी। अगर वो बेच दी उससे पैसे तो मिल गए, 300 रुपये तो मिल गए, लेकिन एसेट्स गिर गई, है ना, जो होल्ड था कंपनी में वो गिर गया। तो अभी भी कितना हो गया, 0 0 एंड देन दिस इज 900, है ना। 1200 में से 300 की तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन अभी भी 900 रुपये कहाँ से फाइनेंस करेगा। अब क्या बच गया, रिकवरी ऑफ लोन्स। किसी को जो उधार दिया होगा, किसी को जो लोन लिया होगा, उसे बोला कि अब मेरे को वापस करो मेरा पैसा, बिकॉज मुझे खर्चा करना है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब कितना है रिकवरी ऑफ लोन्स, 400, ठीक है, 900 बचे, 900 में से 400 रुपये की रिकवरी ऑफ लोन्स भी हो गई। अब सब हो गया, अब सब हो गया, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी ये 500 रुपये तो रह गए ना। अब ये 500 रुपये कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट। सो दैट मीन्स यही 500 रुपये आए थे ना फिस्कल डेफिसिट के, यही आए थे और यही हमारे पास बच गए। सो अब गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी क्या करनी पड़ेंगी, न चाहते हुए भी करनी पड़ेंगी बोरोइंग्स, उधारी लेनी पड़ेगी। बोरोइंग करना सबसे वर्स्ट है और सरकार इसमें सबसे लास्ट में जाती है, जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो करना ही है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है, जितनी रेवेन्यूज़ आ रही हैं उससे भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है। सो खर्चा तो होगा, खर्चा होगा। इतनी चीज़ें करने के बाद अगर यहीं पे डिसइन्वेस्टमेंट, क्या पता गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शेयर्स हो, तो क्या पता 300 की जगह अगर ये 1000 हो जाता तो क्या पता हमारी बात बन जाती, लेकिन अभी तो नहीं बनी। सो गवर्नमेंट हर बार पहले चेक करती है, और अगर लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बोरोइंग्स पे रिलाई करना है, तब जाके कहीं बोरो करेगी। वाई? क्योंकि बोरोइंग्स फ्यूचर वाले लोगों के लिए एक बर्डन क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ को हिंडर भी करता है। ये हम पढ़ेंगे इसके अभी इम्प्लीकेशंस में, बट यहाँ समझो दैट मीन्स बोरोइंग्स कितने की है, 500 की, और फिस्कल डेफिसिट भी कितना है, 500 का। तो क्या समझे इससे हम ये समझे कि जो हमारे एफडी होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, दैट इज इक्वल टू आर बोरोइंग्स।
फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग्स होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट हर बार पहले फिस्कल डेफिसिट चेक करती है, इसके बेसिस पे ही बोरोइंग्स करती है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज वी डोंट वांट टू फाइनेंस आवर एक्सपेंडिचर बाय यूजिंग बोरोइंग, क्योंकि ये गलत है, ये हमें डेट ट्रैप में लेके आएगा, मैं समझूंगी। अगर पहली चीज़ें सही हो जाए तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, बट अगर पड़ रही है जरूरत, दैट मीन्स फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हमें रेवेन्यूज ढंग से नहीं मिल पा रहे प्रॉपर, तभी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए डेफिसिट आ रहा है। और अब क्या ही बचा सिर्फ हमारे पास, बोरोइंग्स। इसलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। न्यूमेरिकल करते टाइम पे भी अगर आपको फिस्कल डेफिसिट मिले, लिखा होगा फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू 500, दैट मीन्स क्या गिवन है तुमको, बोरोइंग्स गिवन है तुमको। समझ आई बात? अब इसके फटाफट से देख लेते हैं implications, like what is the impact of fiscal deficit in the economy. Okay, now we have implications of fiscal deficit. That means इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा इस डेफिसिट के होने से। सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डेट ट्रैप। डेट मीन्स लोन, ट्रैप मीन्स जाल, मीन्स लोन का जाल बनते जा रहा है। कैसे बनेगा देखो, फिस्कल डेफिसिट हुआ, फिस्कल डेफिसिट हुआ, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट, फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल था, बोरोइंग्स के इक्वल था। दैट मीन्स जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो रही होगी इकोनॉमी में, बोरोइंग्स। और जितनी ज़्यादा बोरोइंग्स हो रही होंगी उतना ज़्यादा क्या हो रहा होगा, हमें क्या पे करना हो रहा होगा, इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था जी, देखो जितनी बोरोइंग्स है, अगर मैं बोरो कर रही हूँ तो मुझे इन फ्यूचर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, और इंटरेस्ट पेमेंट अगर हाई हो रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट। हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में कि इंटरेस्ट पेमेंट कम्स अंडर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिपेमेंट ऑफ लोन कम्स अंडर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट हम मंथली पे करते हैं, रेगुलर पेमेंट है वो, इसीलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ठीक है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा होगा, रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्रीज हुई, है ना। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स कमी, और रेवेन्यू डेफिसिट मैंने ही बताया था क्या होता है, योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मीन्स जो गवर्नमेंट को अपनी रिसीविंग्स मिल रही है दैट इज लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हो रहा है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी ज़्यादा हो रही है। अब फिर से कहीं ना कहीं कमी आ गई। अब इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए दोबारा गवर्नमेंट क्या करेगी, न्यू बोरोइंग्स और बोरो करेगी। तो ये हुआ क्या, एक डेफिसिट से दूसरा डेफिसिट क्रिएट हो गया और दोबारा से हमें बोरो करना पड़ा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, ये एक ट्रैप बन गया लोन्स का। तभी इसका नाम क्या है, डेट ट्रैप, कि एक चीज़ की वजह से आपने बोरो करा, बोरो से आपको इंटरेस्ट पेमेंट देने पड़े, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा मीन्स वो रेवेन्यू डेफिसिट को भी बढ़ाएगा और उससे हमें न्यू बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी। तो ये साइकिल सारी चलेगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। दिस इज दूसरा इम्पैक्ट क्या है, दिस इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अब ये इन्फ्लेशनरी मीन्स इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई है। अब ये महंगाई आई कहाँ से, देखो जो हमारा ये डेफिसिट है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये जो कमी आ रही है इसको मैं क्या कर रही हूँ, फिनेंस करने की तो कोशिश कर रही हूँ। तो इसी से एक वर्ड आता है डेफिसिट फिनेंसिंग। दैट मीन्स जो भी मेरा ये डेफिसिट है, जो भी मेरी ये कमी है, इसको मैं फिनेंस कर रही हूँ। अब फिनेंस करेंगे कैसे, दो ही तरीके से, एक तो है बोरोइंग्स और एक है आरबीआई से न्यू करेंसीज को प्रिंट करवाना, है ना। अगर हम आरबीआई से न्यू करेंसीज को प्रिंट करवाएंगे, यही है आरबीआई से न्यू करेंसीज प्रिंट हो रही है, तो होगा क्या, करेंसीज प्रिंट हुई, करेंसीज इकोनॉमी में आई, न्यू करेंसीज इकोनॉमी में आई। अब जैसे ही करेंसी इकोनॉमी में आएगी तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज। और जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ दैट मीन्स लोगों तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचेगा तो वो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड जैसे ही ज़्यादा करेंगे तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, अप, प्राइजेस अप हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा।
ये चीज़ें आपको समझनी है। अब देखो, इट हिंडर्स फ्यूचर ग्रोथ, बिल्कुल फ्यूचर ग्रोथ को हिंडर करेगा। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए या डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए हम बोरोइंग्स कर रहे हैं, या आरबीआई के पास जा रहे हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम कर क्या रहे हैं, हम सब कुछ फ्यूचर के लिए एक बर्डन छोड़ के जा रहे हैं। उनको अब ये इंटरेस्ट पेमेंट करने पड़ेंगे ना। सो जो भी फ्यूचर में कोई फिनेंस मिनिस्टर बनेंगे या फ्यूचर में जो भी जनरेशन होगी, उनके पास क्या बर्डन होगा, इस इंटरेस्ट को वापस पे बैक करने का। सो जो भी उस मिनिस्ट्री में होगा वो तो यही सोचेगा ना यार कि मैं इंटरेस्ट को कैसे पे करूँ, इंटरेस्ट को कैसे पे करूँ। और इस पेमेंट के चक्कर में जो पैसा ग्रोथ पे लगना था, जो फोकस ग्रोथ में लगना था, डेवलपमेंट में लगना था, वो कहीं ना कहीं हिंडर होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा। लास्टली वी हैव फॉरेन डिपेंडेंस। अब फॉरेन डिपेंडेंस तो होगी ही ना। अगर हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारा रेवेन्यू कम है, तो हम हर जगह से, हर रिसोर्स से चाहेंगे कि हमें फंडिंग्स मिले या रिसोर्सेज मिले। तो कहीं ना कहीं फॉरेन पे भी हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे कि बाहर से हमें कितना पैसा मिल रहा है, जो कि अगेन क्या क्रिएट करेगा, बर्डन क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें इन्हें वापस रीपे तो करना पड़ेगा ना। सो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, एक तरीके से बर्डन क्रिएट कर रही है फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ को हिंडर कर रही है। सो ये सारे इंप्लीकेशंस थे फिस्कल डेफिसिट के। अब एक ही डेफिसिट बचा है, वो है प्राइमरी डेफिसिट, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोज, अगर आपको पसंद आ रही है, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक करने में कुछ जाएगा नहीं, इट इज़ फॉर फ्री, सो प्लीज डू इट। बाय बाय।